नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका गांधी की। थोड़ी देर में प्रियंका गांधी बिजनौर दौरे पर पहुंचने वाली हैं। प्रियंका गांधी यहां किसान महापंचायत में शामिल होंगी। ये किसान पंचायत चांदपुर में हो रही है। हापुड़ में प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। किसान पंचायत कृषि कानूनों के विरोध में हो रही है। देखिए, कांग्रेस ने एक कार्यक्रम बनाया, जय जवान किसान अभियान। मकसद 27 जिलों में, स्पेशली अब जाटलैंड की बात करते हैं जो पश्चिमी यूपी की, तो यहाँ कांग्रेस जो है प्रचार प्रसार इस तरह से भी इसे समझा जा रहा है कि 2022 को ध्यान में रखते हुए ये महापंचायत की जा रही है। हापुड़ में जब प्रियंका गांधी पहुंचती है तो उनका स्वागत कैसे हुआ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रियंका का वही अंदाज जिसमें वो बिल्कुल ही, आप ये देखिए कि एक आम इंसान की तरह जो है मिलने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर वो नजर आ रहा है। हापुड़ में जब स्वागत होता है, बिजनौर में ये महापंचायत है और कृषि कानूनों के विरोध में न्यूज़ 18 के स्क्रीन पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल ही अलग अंदाज में प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। इससे पहले सहारनपुर में आपने उन्हें देखा और तस्वीरें जो है, ये जो तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हापुड़ की है। जब वो हापुड़ पहुँचती हैं तो कैसे उनका जोरदार स्वागत होता है। कार्यकर्ता जो है किस तरह से, आप ये देखिए कि उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो प्रियंका काफी एक्टिव मोड में जय जवान जय किसान अभियान, जिसके तहत महापंचायतें हो रही हैं और उसमें वो शामिल हो रही हैं। सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ ही देर में बिजनौर पहुंचने वाली हैं। बिजनौर के चांदपुर में प्रियंका गांधी आज किसान जनसभा को संबोधित करेंगी। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त बिजनौर के चांदपुर के रामलीला ग्राउंड में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ जुटना शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार लोगों की भीड़ जुटाने के लिए जुटे हुए हैं। मंच सज चुका है और यहाँ इंतजार है तो प्रियंका गांधी वाड्रा के आगमन का। प्रियंका गांधी वाड्रा आजकल खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर हैं। कुछ दिनों पहले 10 फरवरी को वो सहारनपुर पहुंची थी और सहारनपुर की धरती पर उन्होंने किसान पंचायत की थी। सहारनपुर के बाद अब दूसरी किसान पंचायत, दूसरी किसान महासभा बिजनौर के चांदपुर में हो रही है। बिजनौर के चांदपुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी तकरीबन 2 बजे तक यहाँ पहुँचेंगी और यहाँ लोगों से रूबरू होंगी, अपनी बात रखेंगी। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि आज प्रियंका गांधी जब बिजनौर आती हैं तो वो क्या कहती हैं और किस अंदाज में सरकार पर प्रहार करती हैं। सहारनपुर में जब प्रियंका गांधी वाड्रा आई तो उन्होंने केंद्र सरकार, खासतौर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था और प्रियंका पहुंचेंगी तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज मुरादाबाद के दौरे पर जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में सीएम योगी यहां पर एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बुद्ध विहार में आयोजित इस कार्यक्रम में 2500 कामगारों की बेटियों की शादी कराई जाएगी। सीएम योगी यहां कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। तो 2500 कामगार, उनकी बेटियों की शादी जिसमें वो शामिल होने जा रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि मुरादाबाद को काफी सौगातें मिल जाएंगी। साथ ही जनप्रतिनिधि जो हैं वो उनसे मुलाकात भी करेंगे। प्रदेश के विकास को लेकर खासतौर से मुरादाबाद के संदर्भ में बातचीत भी होगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के इसी पंडाल में आज अलग अलग धर्मों की 2500 बेटियों की शादी समारोह का कार्यक्रम है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और सभी को आशीर्वाद देंगे। आप देख सकते हैं जो यहाँ इंतज़ाम किए गए हैं वो अलग अलग धर्मों के लोगों के हिसाब से किए गए हैं। यहाँ पर जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके मुताबिक शादी कराई जाएंगी। तो 2500 जोड़े आज यहाँ बनेंगे। जो लॉकडाउन के चलते जो ऐसे कामगार थे जो व्यापारिक कार्य ना होने की वजह से काम नहीं कर पाए थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए ऐसे कामगारों के रजिस्ट्रेशन कराए और उसके बाद अब उनका एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराया गया है, जहां पर जो भी जिस धर्म का है उसी धर्म के मुताबिक उसके धर्म के रीति रिवाजों से आज शादी समारोह संपन्न कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 बजे यहाँ पहुँचेंगे और 1 से 2 बजे तक वो यहाँ रहेंगे। हालांकि थोड़ी सी देरी हो गई है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में। पहले वक्त 1 बजे का था, अब थोड़ी सी देरी है। जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचेंगे हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। वैसे इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत गरीब और मेधावी प्रतियोगी जो
परीक्षाओं के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इन कोचिंग्स की बात करें तो इसमें आईएएस और पीसीएस अधिकारी छात्रों को परीक्षा की तैयारियों के लिए गाइडेंस भी दी जाएगी। प्रथम चरण में ये कोचिंग मंडल स्तर पर और दूसरे चरण में जिला स्तर पर शुरू होगी। इस मौके पर सीएम ने छात्रों से संवाद किया। इन अभ्युदय कोचिंग में 16 फरवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र कोटा में और प्रयागराज में बहुत बड़ी मात्रा में फंसे थे। लगभग 30,000 विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना ये मेरे लिए चुनौती थी। एक तरफ लॉकडाउन का पालन भी करना है, लेकिन साथ साथ अपने युवाओं को सुरक्षित उनके घरों तक भी पहुंचाना है। बहुत सारी जगह विरोध शुरू हो रहे थे। जब मैंने निर्णय लिया कि मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नहीं, उनके यहाँ से कोटा से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उनके घर तक पहुंचाना है, आपने देखा होगा उस समय कितना विरोध हुआ था देश के अंदर, लेकिन हमने फिर भी अपनी बसें भेजी और इसलिए तय किया गया कि अगर उत्तर प्रदेश में ही उस प्रकार का वातावरण हम दे सकें तो तब ये चीज मेरे मन में आया कि अभ्युदय नाम का योजना इसका शुभारंभ हो रहा है। कल से विधिवत इसकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि गाजियाबाद के वैशाली में दरअसल पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया है और फिर खुद के हाथ की नस भी काट ली है। वारदात में पत्नी की तो मौत हो गई, जबकि पति की हालत गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इलाज जारी है। वैलेंटाइन डे के दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया और पति ने चाकुओं से पत्नी पर हमला किया और खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आज कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली सेक्टर 5 में पति पत्नी एक साथ फ्लैट में रहते थे। पति ने पत्नी को मार दिया है और अपना भी नस काट करके सुसाइड करने का प्रयास किया है। मौके पर आके देखने पर पता चला कि इसके द्वारा सुसाइड नोट भी लिखा गया है। पति को पारस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जहां पे उसकी स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। उधर वृंदावन में श्यामा श्याम धाम कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान की खुली पानी की टंकी में डूबकर 9 साल के बच्चे की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे खेल रहे थे। अचानक 2 बच्चे टैंक में गिर गए। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने बच्चों को टंकी से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। अफसोस की बात यह रही कि एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के पिता ने मकान मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें उन्होंने टैंक खोद लिखा है। टैंक काफ़ी गहरा है, 15-20 फीट का टैंक है और उसे ओपन छोड़ दिया है। बच्चे खेलते हुए आए होंगे तो गिर गए। तो ये कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से सबसे पहले ये मकान बनाया जा रहा था। टंकी का निर्माण भी गैर कानूनी तरीके से हो रहा था। बच्चे 2 खेल रहे थे पास के ही और फिर वो इसमें गिर जाते हैं और काफ़ी वक्त बाद उन्हें तलाशा जाता है और फिर दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं और बामुश्किल बच्चों को निकालती हैं। काफ़ी वक्त लगता है और उसके बाद बच्चों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो जाती है। फिलहाल मकान मालिक के खिलाफ बच्चों के पिता की शिकायत के बाद मामला दर्ज कराया गया है। तो टैंक लापरवाही वाला जो ये टैंक था, इसने एक बच्चे की जिंदगी ले ली। एक बच्चा बीमार है। फिलहाल अब पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। तो मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उधर लखनऊ में पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह मर्डर केस के आरोपी शार्प शूटर गिरधारी उर्फ डॉक्टर को मुठभेड़ में मार गिराया। दारोगा अख्तर उस्मानी पर हमला करके पुलिस कस्टडी से भागने की इसने कोशिश की। पुलिस ने रोका, सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन ये नहीं माना। इसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में इसे गोलियां लगती है। जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। और ये 3 तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए कहा गया, एक तस्वीर वो जिसमें गिरधारी जो है एनकाउंटर के बाद मरा हुआ आप देख रहे हैं।
दरोगा अख्तर उस्मानी, जिनकी पिस्टल छीन कर ये भागते हैं और उसकी बट से जो है इन पर हमला करता है। काफी खून इनके भी चेहरे से बहता हुआ नजर आता है। और एक तस्वीर आप देख रहे हैं, अजीत सिंह 6 जनवरी को जो है हत्या हुई थी। कभी ये दोस्त थे, लेकिन वो वक्त भी आया जब एक दूसरे की हमें कहें कि जान लेने के लिए उतारू हो गए। और यहाँ पर बेहद ही शातिराना तरीके से गिरधारी ने अजीत सिंह की हत्या की थी। से घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा, जिसके जवाब में पुनः उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। अतः उसके पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर फायरिंग किया गया, जिसके चलते अभियुक्त को गोली लगी और वह वहीं पर गिर गया। समस्त एहतियात बरतते हुए पुलिस पार्टी द्वारा उसके पास पहुंचकर देखा गया कि अभियुक्त अभी जीवित है, तो तत्काल उसे राम मनोहर लोहिया के ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया गया, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। तो लखनऊ में गिरधारी उर्फ डॉक्टर के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अपराधी के पीछे जो लोग हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपराधी के पीछे कौन बड़ा अपराधी खड़ा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी तब तक उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध खत्म नहीं होगा। आज अपराधियों का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, जंगल राज चल रहा है। पूरी तरह से अपराधियों ने उत्तर प्रदेश को जकड़ रखा है। दिन दहाड़े यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। सरकार इवेंट मार्केटिंग करती है, यहाँ पे ठोको राजनीति तो अपनाती है, लेकिन असली अपराधी बच निकल रहे हैं। क्यों? ये सवाल का जवाब सरकार नहीं दे रही है। तपोवन आपदा के 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देर रात तपोवन टनल से 3 और शव बरामद हुए और इसके बाद अब तक टनल से 9 शव बरामद हो चुके हैं। आपदा के 8वें दिन यानी रविवार को कुल 14 शव बरामद किए गए, जिसमें ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट साइट से 7 शव बरामद किए गए। 1 शव रुद्रप्रयाग से मिला। इस तरह से आपदा में अभी तक कुल 55 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें से 25 शवों की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि बाकी की शिनाख्त की जा रही है। पोस्टमार्टम भी वही कह रहा है और हमारा अंदाजा भी यही है कि हादसे के दौरान ही हो गई है इनकी मृत्यु। ये बाद में नहीं, जिंदा नहीं थे, क्योंकि स्लश में दब गए हैं, उसी टाइम स्लश में दब गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने पहले टनल खोद लिया होता तो शायद बच जाते, नहीं, ये दबे हुए शव है। क्योंकि मुझे लग रहा है पूरी टनल में या तो मलबा है या पानी है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उस एंड से आए हैं और इस एंड के मलबे में फंसे हैं, तो बीच में इसका मतलब कुछ खाली स्पेस लग नहीं रहा मेरे को। मेरा मतलब अनुमान यही है मेरा। इस बीच खबर यह है कि ऋषिगंगा की मेन स्ट्रीम फ्लो के ऊपर एक झील बनी है। पहले भी ये इसकी तस्वीर सामने आई थी, जिसमें पानी बिल्कुल जमा हुआ है। तस्वीरों में जो शख्स है वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नरेश राणा है। ज्योग्राफी पर रिसर्च करते रहते हैं। ये उस जगह पर पहुंचे जहां ये झील बनी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूं और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड, तो झील नुकसान कर सकती है, क्योंकि जिस झील का जिक्र हो रहा है बहुत सारा वाटर स्टोर्ड है और ये कभी भी आप ये समझिए कि फ्लो बहुत तेजी के साथ आ सकता है। ऋषिगंगा के ऊपर जिस झील का जिक्र हो रहा है, आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें। और प्रोफेसर नरेश राणा जी हमारे साथ खुद जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। नरेश जी, ये जो प्रॉपर आपने रिसर्च की, क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं, आप प्लीज बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, ये घटना थी 11 तारीख थी जब मैं वहां पे गया था जी, और 10 तारीख को भी। तो उस दिन की जो सिचुएशन थी वो मैंने रिपोर्ट की थी कि उस दिन जो लेक बनी है वो धीरे धीरे ब्रीच भी हो रही थी जी। तो मेरा कहना ये था कि ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि लेक धीरे धीरे ब्रीच होती है। अगर वो नेचुरली ब्रीच होती है इसी तरीके से तो उससे कोई पोटेंशियली बड़ा डैमेज का कारण नहीं बनता है। लेकिन वो अगर इनकेस किसी और वजह से वो ब्रीच हो जाती है
तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। इसके बारे में सावधान रहने की जरूरत है। तो चांसेस पर भी फिर बात आती है सर कि किस तरह के चांसेस हैं अब, क्योंकि जो हुआ वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था इस वेदर में, फिर हमने देखा कैसी तबाही आई, तो उस लिहाज से देखिए एक्सपेक्टेड नहीं था नहीं कह सकते हम, क्योंकि अगर हम ह्यूमन स्केल पे, हमारी मेमोरी के स्केल पे चीजों को देखते हैं तो हमें कई बार चीजें एक्सपेक्टेड नहीं लगती जी। लेकिन अगर हम जियोलॉजिकल टाइम पे चीजों को देखते हैं तो इस तरीके की घटनाएं हिमालय में कई बार हुई हैं पहले, इवन धौलीगंगा में कई बार हुई हैं, तो अनएक्सपेक्टेड नहीं कह सकते हम। लेकिन बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कुछ टेम्पररी फैक्टर होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म फैक्टर होते हैं जो किसी नेचुरल घटना को अंजाम देते हैं। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बायजूस यंग जीनियस चिराग राठी को सम्मानित किया। न्यूज 18 पर यंग जीनियस की खबर चलने के बाद डिप्टी सीएम ने उसे सम्मानित किया है। सीएम योगी की ओर से चिराग को 50,000 की आर्थिक सहायता भी दी गई। 11वीं के छात्र चिराग को 100 करोड़ तक पहाड़े याद है। बायजूस यंग जीनियस शो में हमने चिराग राठी के टैलेंट को दिखाया था और इसके बाद यूपी सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है। ये चिराग की प्रतिभा का सम्मान है। ये न्यूज 18 का इम्पैक्ट है जिसे योगी सरकार ने भी सराहा है। बायजूस यंग जीनियस चिराग को यूपी के विधान भवन में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सम्मानित किया। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से मास्टर चिराग राठी को एक टैबलेट और प्रतियोगी पुस्तकें भेंट की गयी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से चिराग को 50,000 की आर्थिक मदद दी गई। गांव का रहने वाला एक पिछड़ा, एक अत्यंत गरीब परिवार का व्यक्ति बगैर किसी सहायता के करे तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की एक निधि के समान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी जो सहायता निधि है उससे 50,000 रुपये इनको दिए हैं। आज विभाग के द्वारा इनको एक टैबलेट और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें हैं वो इनको दी हैं। चिराग को लिटिल आर्यभट्ट भी कहा जाता है। गणित के कठिन से कठिन कैलकुलेशन चिराग को मुंहज़बानी याद हैं। चिराग 7 अंकों की गणितीय गणना मौखिक रूप से कर लेते हैं। चिराग को सम्मानित करने से पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बाकायदा सवाल भी पूछे, जिनके तुरंत जवाब सुनकर डिप्टी सीएम भी दंग रह गए। 1015 गुणे 23 कितना हुआ? 1015 गुना 23 23,345। कितना बताया? 23,345। 242 नो सर 345 है। 15 कम सर ये सर 30 आएगा। हाँ 15 दूनी 30 2030 3 बस 4 महीना। ये कितने दिन कहलाएगा? एक साल में 365 दिन होते हैं। 4 साल 4 महीने। एक हजार 582। चिराग की प्रतिभा को सामने लाने के लिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने न्यूज 18 की भी सराहना की। न्यूज 18 को कितना साधुवाद दूं कि ऐसी प्रतिभाओं को आप लोग खोज रहे हैं जिनको हम लोग को सम्मानित करना चाहिए। मैंने जो जिला विद्यालय निरीक्षक सहारनपुर हैं उनको कहा है कि इस बालक को सार्वजनिक रूप में सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित करें सहारनपुर में। शुरू से ही गणित चिराग का पसंदीदा विषय रहा। बचपन से ही चिराग गणित के सवाल चुटकियों में हल कर देते थे। सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाकर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सकूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि आज साथ साथ अपने गांव देश का नाम रोशन करूँ।
चिराग जैसे विलक्षण प्रतिभा का सम्मान जिला स्तर पर भी किया जाएगा, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने विभागीय अफसरों को निर्देश दिए। तो विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी चिराग राठी की हौसला अफजाई की। हमारी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और देश और प्रदेश के बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि इनसे प्रेरित होकर वह भी अपनी पढ़ाई में यथाउचित जो उनको ठीक लगता हो उस दिशा में प्रगति करें। लिटिल आर्यभट्ट के नाम से मशहूर चिराग राठी को 100 करोड़ तक पहाड़े याद हैं। चिराग का सपना वैज्ञानिक बनने का है। सहारनपुर के नकूर तहसील के चिराग राठी ने अपने जिले का नहीं बल्कि राज्य का नाम भी रोशन किया है। टीम न्यूज़ 18।